हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के बीच संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में मैंने बताया था। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में बताया था और मैंने चर्चा किया था कि जो 7वीं अनुसूची है वो आर्टिकल 246 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसका वर्णन 7वीं अनुसूची में मिलता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि संघ सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को यानी पार्लियामेंट, संसद को है। राज्य सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को यानी राज्य विधानमंडल को है। मैंने यह भी बताया था कि जो समवर्ती सूची है उस पर वैसे विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और राज्य विधानमंडल को भी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि जो समवर्ती सूची है उस पर चूँकि दोनों क्या कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य, और दोनों अगर कानून बना ले, किसी विषय पर दोनों कानून बना ले और दोनों एक दूसरे में विरोध हो जाए, उस परिस्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी माना जाता है। तो कल मैंने इन तमाम बातों की चर्चा आपके साथ किया था। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय आपको मिल जाएंगे और उसका पूरे डिटेल्स चर्चा किया गया है। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार आए दिन परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इस तरीके से प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ताकि हम लोग उसके रिलेटेड कोई भी सवाल हम लोग से गुजरे तो छूटे नहीं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं और प्रस्तावना भी कहते हैं, इसमें हम लोग 3-4 वर्गों में इसको हमने बांटा है। एक है प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, फिर है प्रस्तावना से संबंधित वाद, प्रस्तावना से संबंधित संशोधन और प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत या विचार। 1, 2, 3, 4, तो 4 वर्गों में हमने संविधान की प्रस्तावना को वर्गीकृत किया है। हम लोग 4 सब टॉपिक के अंतर्गत इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, यानी उद्देशिका जो है जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, उससे महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं जो हमें एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और वही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कहलाता है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछ दिया जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था या प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपका जवाब होगा 13 दिसंबर 1946 को। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो हमारा जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें भारत को संबोधित किया गया है। तो किन किन शब्दों से संबोधित किया गया है, तो भारत को संबोधित किया गया है, बताया गया है कि भारत क्या है। भारत क्या है बताया गया कि भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र बताया गया है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो टर्म है, आपको टर्म समझ में आना चाहिए, आपको टर्म का मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे सार्वभौम, तो सार्वभौम का मतलब क्या होता है? समाजवादी, तो समाजवादी कहने का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इन सारे शब्दों का खेल होता है। एग्जामिनेशन में शब्दों से खेलना जाता है, आपको शब्दों से खेलने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सार्वभौम क्या है। देखिए, सार्वभौम का मीनिंग होता है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं।
मतलब सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं वो पूर्ण रूपेण और समान रूप से क्या है, मानव है। इसीलिए भारत को क्या बोला गया है, सार्वभौम। मतलब भारत में जितने भी हैं वो सारे व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से इक्वल हैं, समान हैं, मानव हैं, इसलिए इसको सार्वभौम बोला गया है। फिर है गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, गणतंत्र का मतलब हो गया। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ पे सबों को अपने अपने स्तर से धर्म को मानने और उसको स्वीकार करने, उसके अनुसार आचरण करने की अधिक स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए भारत में कोई धर्म नहीं है, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि भूमि और पूंजी पर समाज का नियंत्रण हो, मतलब जो भूमि हो और समाज हो, उस पर भूमि और पूंजी जो है उस पर किसी एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए, इसीलिए इसको समाजवादी कहा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कभी कभी एग्जामिनेशन में होता क्या है, इन सारे शब्दों में से कोई एक शब्द उठा लिया जाएगा और उसके मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेट कर दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि इस शब्दों का क्या मीनिंग है जो हमारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। आगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, लौकिक सार्वभौमिकता। ये क्या होता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग, इन शब्दों से शुरू होता है। इसीलिए चूँकि हम भारत के लोग पूरे भारत के लोग से रिलेटेड है, यही कारण है कि इसको लौकिक सार्वभौमिकता कहा गया है। लौकिक सार्वभौमिकता। लोक कल्याण शब्द, देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पे। सार्वभौम है, गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, उसमें एक उसी से मिलता जुलता एक लोक कल्याण भी है। कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि लोक कल्याण का वर्णन निम्न में से कहाँ किया गया है, ऑप्शन में रहेगा प्रस्तावना। ठीक है, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना में सारे अच्छे अच्छे शब्दों को शामिल किया गया है, तो उस ख्याल से यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकता है दोस्तों। तो लोक कल्याण जो है वो शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ध्यान रखिएगा, मैंने इस पॉइंट को इसलिए यहाँ लिखा कि लोक कल्याण इन सारे शब्दों सार्वभौम, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, इन सारे शब्दों से मिलता जुलता शब्द है लोक कल्याण। और ये सारे शब्द जो है वो प्रस्तावना में वर्णित है, लेकिन लोक कल्याण जो है वो प्रस्तावना में वर्णित न होकर बल्कि राज्य के नीति निर्देशक का भाग है, उसका तत्व है। क्लियर। एक वर्ड आता है कल्याणकारी राज्य। देखिए कभी कभी आपसे ये सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। मतलब कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सके, अधिक से अधिक लोगों को सुविधा प्रदान कर सके। मतलब अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। सीधा सीधा सवाल रहेगा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य निम्न में से कौन है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आगे है उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन रहेगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। तो आपका जवाब क्या होगा, प्रस्तावना। क्योंकि प्रस्तावना को, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। मेरे दोस्तों आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपको शब्द मिलेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय। तो ये जो वर्ड है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। 1917 की रूस की क्रांति से संबंधित है। आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय को कहाँ से
ग्रहण किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1917 की रूस की क्रांति से इसे ग्रहण किया गया है। क्लियर। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना में सारे चीज़ों का वर्णन आपको दे दिया गया है। प्रस्तावना में सारे जितने भी प्रमुख चीज़ें हैं प्रस्तावना में वर्णित है। अब सवाल ये उठता है कि उसका विस्तार, प्रस्तावना में जो शब्द है, प्रस्तावना में जिन जिन शब्दों को शामिल किया गया है उसका विस्तार हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का विस्तार निम्न में से कहाँ कहाँ मिलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार में आपको मिल जाएगा, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में मिल जाएगा, और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी में मिल जाएगा। मतलब प्रस्तावना में जिन जिन शब्दों का वर्णन किया गया है उसका विस्तार मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में मिलता है। वेरी वेरी इजी। फिर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। देखिए समझिए कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को कहा गया है। तो आपको यह जानना होगा कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता, सवर्निटी, इसका मतलब है कि हम अपने मामले में निर्णय लेने में सक्षम हैं, संप्रभु हैं। मतलब हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। अपने निर्णय लेने के लिए हम किसी पर आश्रित नहीं हैं। चाहे अपना निर्णय लेने के लिए हमको किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसको संप्रभु बोला जाता है। और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता। भारत क्या एक संप्रभु देश है, मतलब भारत किसी भी मामले में खुद निर्णय लेने में सक्षम है। उसे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार का युद्ध हो, शांति हो या और भी कोई बातें हो, सीमा विवाद हो, तो भारत स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। इसका मतलब भारत क्या है? एक संप्रभु देश है। क्लियर। आगे यहाँ प्रस्तावना से संबंधित वाद। देखिए प्रस्तावना से संबंधित वाद, चूँकि प्रस्तावना में हमेशा कुछ ना कुछ उससे वाद न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में चलता रहा है। उसमें 4 इम्पॉर्टेंट केस को हम लोग देखेंगे। पहला है केशवानंद भारती वाद 1973, दूसरा SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, तीसरा है बेरूबारी संघ मामले 1960 और चौथा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले। मेरे दोस्तों, तो केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया, केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया कि जो आर्टिकल 368 जो है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर। दूसरा है SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, अभिन्न अंग है, लेकिन बेरूबारी संघ मामले 1960 में पुनः इस पर अपने विचार को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। देखिए SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उन्होंने कहा कि प्रस्तावना अभिन्न अंग है, लेकिन बेरूबारी संघ मामले 1960 में कहा कि अभिन्न अंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, कब कहा? SR बोम्मई में कहा कि प्रस्तावना अभिन्न अंग है, लेकिन बेरूबारी संघ मामले 1960 में कहा कि अभिन्न अंग नहीं है। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले। देखिए इसमें है आपका हिदायतुल्ला, M हिदायतुल्ला जस्टिस थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में M हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये 4 वाद आपको प्रस्तावना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में रिपीट होता है।
फिर है प्रस्तावना संबंधित संशोधन। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया, वो अभी 42वां संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में मुख्य 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष। आपसे सीधा सीधी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में किन शब्दों को शामिल किया गया। तो किन शब्दों को शामिल किया गया, तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। क्लियर। अब ये प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत और विचार। देखिए, इसमें दो विद्वानों का मत आता है, एक है के एम मुंशी और एक है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो के एम मुंशी ने कहा कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो राजनीतिक जन्म कुंडली है या राजनीतिक जन्मपत्री है। आपसे सवाल ये पूछ देगा कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा या राजनीतिक जन्मपत्री कहा, तो आपका जवाब होगा के एम मुंशी। के एम मुंशी प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री या कुंडली कहे थे। फिर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला कि जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों के विचार हैं, यानी प्रस्तावना में हमारे आगे भविष्य के सपने उसमें समाहित हैं जो आगे चलकर साकार होंगे। तो ये प्रस्तावना से रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें थी, एक बार आप रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या बातें हैं। मैं 2 मिनट में आपको रिकॉल करता हूँ। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में जिसको हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, तो उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था प्रस्तावना में। प्रस्तावना में आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सार्वभौम, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत को संबोधित किया गया। आपको सारे शब्दों का अर्थ बताया गया कि प्रजातांत्रिक का क्या है, सार्वभौम क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, भारत क्या लौकिक सार्वभौमिकता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रस्तावना है, जो शुरुआत होता है हम भारत के लोग, इसलिए इसको लौकिक सार्वभौमिकता कहा गया है। लोक कल्याण शब्द जो है वो प्रस्तावना में समाहित नहीं है, जबकि ये राजनीति निर्देशक तत्वों का भाग है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। उद्देशिका में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, इन शब्दों का समावेश किया गया है और इसे रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। और जिन तत्वों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है उसका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा, तो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता है। और संप्रभुता मैंने बताया कि जब आप अपने निर्णय लेने में कोई देश स्वतंत्र होता है, खुद सक्षम होता है, तो उस देश को संप्रभु कहा जाता है। प्रस्तावना से संबंधित 4 वाद मैंने बताया था आपको, केशवानंद भारतीवाद 1973, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, बेरूबारी संघ मामले और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले। ये चारों वाद में मैंने आपको बताया कि किस वाद में क्या कहा गया। फिर प्रस्तावना संबंधित संशोधन, तो एक ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। फिर है प्रस्तावना संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत और विचार, जिसमें के एम मुंशी और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 2 विद्वानों के मत को आपको ध्यान में रखना है, जिससे लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लगातार क्लासेज में बने रहें और लगातार आप क्लासेज को देखते रहें, समझते रहें। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास आपके साथ लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।